हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पावी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, देयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम लेके आए हैं जो कि हाई स्कूल कल की परीक्षा में छपने वाला है। तो आप क्या करेंगे, पूरा वीडियो देखना है आपको, क्योंकि जितना भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा तो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम और उसके बारे में तह तक चीज़ें बताई जाने वाली है। तो स्टूडेंट, पहला डायग्राम यानी कि आपके पेपर में जो आएगा वो मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव आहार नाली की स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपके पेपर में दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है, लघु उत्तरी में भी आ सकता है, अति लघु उत्तरी में भी आ सकता है। आपको अपने प्रश्नानुसार उत्तर देना है। अगर आपको अति लघु उत्तरी में पूछ लेता है केवल फिगर बनाने के लिए, या लघु उत्तरी में पूछ लेता है केवल चित्र बनाने के लिए, तो आपको केवल सादा सा चित्र बना देना होता है। इस चित्र को बनाने के लिए एकदम सिंपल सा साधारण सा विधि आपको अपनाना है। तो इस तरीके से हमने इसका माउथ बनाया, यानी कि मुख बनाया। मुख से ऊपर की तरफ क्या हमने दिखाया है, लार ग्रंथि, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोल रहे हैं। फिर सलाइवरी ग्लैंड के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आगे की तरफ क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी से फिर देख पा रहे हैं ग्रसनी किस में खुल रही है, ग्रास नली में खुल रही है। इस तरीके से ग्रसनी किस में खुल रही होती है, ग्रास नली में खुल रही होती है। फिर ग्रास नली क्या हुआ, ग्रास नली क्या होता है कि यहाँ से होते हुए कहाँ पे जाता है, अमाशय में। और जो अमाशय होता है, अमाशय के याद रखेंगे, अमाशय के कितने भाग होते हैं आपके, 4 भाग होते हैं। अमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग अमाशय का होता है कार्डियक, यानी कार्डियक अमाशय का वह भाग होता है जो ग्रास नली जब ओपन होता है तो पहला भाग अमाशय का यानी कार्डियक होता है। कार्डियक के बाद वाला भाग जो होता है जिसको हम फंडस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक के बाद वाला भाग क्या कहलाता है, आपका फंडस कहलाता है। आगे देखें तो अमाशय जो होता है, इसके आगे वाला भाग जो होता है यहाँ पे पाइलोरिक भाग होता है। इसके बाद जो इसके अंदर की तरफ जो देख पा रहे हैं जो खाली जगह है, इसके अंदर की तरफ जो खाली जगह होता है उसको हम काय कहते हैं, उसको हम बॉडी के नाम से जाना करते हैं। आगे की तरफ इस तरीके से एक सी आकार की नली होती है। ये जो सी आकार की नली है इसको हम ग्रहणी कहते हैं। और यही सी आकार की नली यानी ग्रहणी से क्या होती है, हमारी पाचन ग्रंथियाँ लगी होती हैं। और यहाँ पर जो पाचन ग्रंथियाँ लगी होती हैं, याद रखेंगे, इस तरह देख पा रहे हैं यकृत, इस तरीके से लीवर। आपको पता है यकृत चॉकलेटी कलर का होता है, तो हमने इसको चॉकलेटी कलर में बनाया है। इसके बाद देख पा रहे हैं यकृत से क्या लगा होता है, हमारा पित्ताशय लगा होता है। फिर इसी से जस्ट आगे की तरफ समझ पा रहे हैं, देख क्या पा रहे हैं आप, अग्नाशय जो कि पत्ती के जैसा होता है। इस तरीके से आप अग्नाशय की देख पा रहे हैं। फिर आगे चल कर के ये जो ग्रहणी है किसमें खुलती है, छोटी आंत में। फिर छोटी आंत आगे चल कर के सीकम में खुलता है। फिर सीकम के नीचे क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स बाद इस तरीके से आप देख पा रहे हैं बड़ी आंत। फिर बड़ी आंत आगे मलाशय और गुदा द्वार में खुल जाता होता है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको स्ट्रक्चर्ड काफ़ी क्लियर समझ में आया होगा। यानी कि आगे की तरफ यहाँ पर डायाफ्राम भी देख लेंगे, इस तरीके से होता है आपका डायाफ्राम। तो आपको करना क्या है, आज रात में जो भी आपको समय मिला है, समय तो कम है लेकिन जितना भी समय है आपको इस फिगर को बना करके 2-3 बार अपना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये पेपर में छपने वाला है। समझ पा रहे हैं, कल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको बात करें थोड़ा सा पाचन तंत्र के बारे में, थोड़ी ज़रूरी बातें। आपको पता है जो पाचन तंत्र होता है, मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, आपको पता है मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। आहार नाल को यानी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है मानव पाचन तंत्र को, एक तो आहार नाल होता है, दूसरी क्या होती है, पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल यानी कि समझ पा रहे हैं, आहार नाल यानी कि मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक क्या होता है, फैला होता है। और पाचन ग्रंथियाँ क्या क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं लार ग्रंथि है, पाचन ग्रंथि के अंतर्गत आएगी। एक तो लार ग्रंथि हो गई, दूसरा क्या होगा, यकृत, उसके बाद क्या होगा, अग्नाशय। आप इस चीज़ को एकदम ध्यान में रख लेना है, आपको डायग्राम एकदम क्लियर कर लेना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा मानव पाचन तंत्र के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्टूडेंट मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो आपके पेपर में मानव श्वसन तंत्र से भी प्रश्न कल छपने वाला है। तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहली बात इसमें हम कर लेते हैं श्वसन क्या होता है। ध्यान से देखना, इसमें हम किसकी बात कर लेते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं श्वसन क्या होता है। ध्यान से देखना,
श्वसन किसे कहते हैं? आपको पता है परिभाषा श्वसन की? श्वसन क्या होता है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसके दौरान क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी कि ये जो ग्लूकोज होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की सहायता से। और ये किस में बदलता है? ग्लूकोज किस में बदल रहा होता है? ध्यान से देखना, ये पायरुविक एसिड में यानी कि पायरुविक अम्ल में बदलता है। ग्लूकोज किस में बदलता है? पायरुविक अम्ल में बदल रहा होता है। और इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस, यहाँ से समझ पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी भी मिल रहा होता है। एटीपी जो कि ऊर्जा के रूप में मिल रही होती है। श्वसन के पश्चात आप इसको याद रखेंगे स्टूडेंट, ये सिंपल सा आप रिएक्शन भी वहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं श्वसन में, एक बात और देखते हैं कि जो श्वसन होता है, ध्यान से देखेंगे, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये मुख्य रूप से इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पेपर में पूछा जाता है श्वसन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेशन, ध्यान से देखेंगे। और एक तो होता है आपका, एक होता है इसी में आपका श्वसन के बाद एक जो होता है वो होता है श्वासोच्छ्वास। ध्यान देना, वो क्या होता है? श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास यानी जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं इसको? हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग का मतलब कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। और श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या हमने बताया? जिसको ब्रीदिंग बोल रहे हैं, सांस अंदर लेने के निःश्वसन बोलते हैं, जिसको हम इंस्पायरेशन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं इसको? हम इंस्पायरेशन। और सांस छोड़ने को, बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहा करते हैं। और ये दोनों में अंतर आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। कल ये पेपर में आपके प्रश्न छपेगा कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर पूछेगा तो श्वसन भैया एक कोशिकीय प्रक्रिया, श्वसन किस में हो रहा है? देख पा रहे हैं, श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया, जबकि ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। आप कई अंतर लिख सकते हैं। ये बाहरी फिजिकली रूप से होता है, बाहरी रूप से आप देख पा रहे हैं, बल्कि ये आंतरिक प्रक्रिया है ना। इसके अलावा यहाँ पे बता सकते हैं ग्लूकोज का इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है? ग्लूकोज का। किसमें ऑक्सीकरण होता है? पायरुविक अम्ल में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बन रहा होता है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें प्रश्न और क्या पूछा जाता है? मानव श्वसन तंत्र, जो कि हमने यहाँ पर सिंपल सा फिगर ड्रा किया है। तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ क्या है? ग्रसनी है। फिर ग्रसनी के बाद क्या होता है? इस तरीके से कंठद्वार, जिसको हम एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। फिर एपिग्लॉटिक्स आगे चल किस में खुला होता है? इस तरीके से श्वास नली, जिसको हम ट्रेकिया के नाम से जाना करते हैं। और ये ट्रेकिया आगे चल करके इस तरीके से कई दो ब्रांचेज में, पहले तो दो ब्रांचेज में क्या होती है? इस तरीके से विभाजित होती हैं। और दो ब्रांचेज में जो विभाजित हैं, इन ब्रांचेज को क्या कहा जाता है? श्वसनी कहते हैं, यानी श्वसनी मतलब ब्रोंकाई कहते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि हमने बताया कि जो ग्रसनी है आगे चल करके कंठ द्वार में खुला है, कंठ द्वार फिर श्वास नली में खुला है, फिर श्वास नली आगे चल करके श्वसनी, जिसको हम ब्रोंकाई बोल रहे हैं, उसमें खुला होता है। फिर आगे चल करके ये श्वसनी यानी ये ब्रोंकाई किस में खुला होता है? ये प्राथमिक श्वसनिका में खुला होता है, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या बनता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से क्या बनता है? फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से आपका क्या बनता है? टर्सरी ब्रोंकाई में खुला होता है। फिर टर्सरी ब्रोंकाई लास्ट में, जिसको हम तृतीयक श्वसनिकाएँ कहते हैं हिंदी में। फिर तृतीयक श्वसनिकाएँ आगे चल करके किस में खुलती है? श्वसनिकाओं में। समझ पा रहे हैं? जो कि आगे चल करके लास्ट में कोशिका में खुल रहा होता है, जिसको हम अल्वियोलाई कहते हैं, यानी कि हिंदी में कोशिका, अंग्रेजी में अल्वियोलाई के नाम से जाना करते हैं। और नीचे की तरफ इस तरीके से हमारा क्या होता है? डायाफ्राम होता है, जिसको तंतपुट भी बोलते हैं। और ये डायाफ्राम क्या करता है कि जो फेफड़ा होता है इसको ऊपर नीचे, समझ पा रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया में सहायता कर रहा होता है, जिससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस भर पाती है। तो समझ रहे हो? और एक बात, कोशिका की संख्या फेफड़े में कितनी होती है? तो यहाँ पे जानते रहेंगे, एक फेफड़े में कितना कोशिका होता है? लगभग 8 लाख के आसपास। आप ये बात कन्फर्म करके चलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फेफड़े के ऊपर बाहरी परत का नाम क्या होता है?
इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जाना करते हैं। इधर दायां फेफड़ा है, ये पूरा बायां फेफड़ा है। आई होप आपको चित्र एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल इसका चित्र बनाने के लिए अगर पेपर में आए तो साधारण सा हमको चित्र क्या करना है, इस तरीके से बना देना है। इसके बाद स्टूडेंट एक बात और यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कुपिका है, यहाँ पे अगर हम कुपिका को थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे कुपिका को अगर इस तरीके से बना के देखें तो इसमें एक बात पूछी जाती है कि जो कुपिका होता है, इसके अलावा यहाँ पर एक जो हमारा कुपिका के बाद जो हमारा क्या होता है, रुधिर कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरी, रुधिर वाहिनी। कुपिका और रुधिर वाहिनी के बीच इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं रुधिर वाहिनी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? ध्यान से देखो, इसको रुधिर वाहिनी बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम कुपिका कह रहे हैं। तो कुपिका और रुधिर वाहिनी के बीच क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है गैसों का आदान प्रदान? इसको समझ लेना कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है इस तरीके से यहाँ पर आ रहा होता है। तो ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ कुपिका के अंदर आ जाता है तो कुपिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, बल्कि ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं विसरण, यानी कि विसरण के प्रक्रिया के द्वारा, विसरण के प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये आसानी से इंटर कर जाता है। कहाँ पे इंटर कर जाता है? इस तरीके से रुधिर वाहिनी में, उस तरीके से रुधिर वाहिनी में आसानी से चला जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या हम कह रहे हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? विसरण के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से जान रहे हैं? विसरण। क्या बोल रहे हैं इसको हम? विसरण। इसको हम विसरण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम डिफ्यूज़न कहा करते हैं। डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। यानी डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति कर रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ। कुपिका के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा था तो ज़्यादा से कहाँ पे आ गया? कम में आया, यानी कि रुधिर वाहिनी में ऑक्सीजन जो था हमारा कम था तो इसमें ऑक्सीजन आसानी से पहुंच गया। अब इसके अलावा उल्टा इसमें क्या है, ध्यान से देखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इस तरीके से यहाँ से होते हुए फिर से कहाँ चला जाता है? कुपिका में। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या निकल जाता है? कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। कहाँ से? इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा हमारे प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका और श्वसनी, इस तरीके श्वास नली से होते हुए इस तरीके से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर नोज के द्वारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एक बात क्लियर कर लेना कि जो कुपिका होता है, यहाँ पर उल्टा ऑक्सीजन जैसे देखा हमने ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है? कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इधर जाने लगा। और इसमें एक बात ध्यान देना है स्टूडेंट कि जो यहाँ पर इस तरीके से गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है तो इसको बोलते हैं गैसीय एक्सचेंज। ध्यान देना, इसको बोलते हैं गैसों का आदान प्रदान। ये पूछा जाता है, गैसीय विनिमय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय। अगर गैसीय विनिमय से प्रश्न आए तो ये आपको ये फिगर, ये चित्र बना देना है अच्छे से। आई होप आपको गैसीय विनिमय समझ में आया होगा, जो कि श्वसन तंत्र से ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक बात आपको यहाँ पे और हम बता दें, जो कि ये भी आपके पेपर में छप सकता है। छपेगा क्या? हीमोग्लोबिन की उपयोगिता क्या होती है, हीमोग्लोबिन का महत्व क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में कैसा भी प्रश्न आए तो हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। आपको पता है रुधिर वाहिनी में यहाँ पे होता है हमारा हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है कि बैठा रहता है। हीमोग्लोबिन को हम Hb से प्रेजेंट करते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है जब खून में बैठा रहता है, ये इंतजार करता है ऑक्सीजन का। ध्यान देना, हम बताए थे कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है, तो ऑक्सीजन का इंतजार करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन जिसको हम Hb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन से क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? HbO2, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कहने का मतलब कि हीमोग्लोबिन क्या किया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब कि अब ये क्या करेगा? श्वसन की प्रक्रिया में क्या करेगा? कहने का मतलब कि ऑक्सीजन का क्या करता है?
स्थानांतरण ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क होता है हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमने बताया था हीमोग्लोबिन अगर आप तोड़ेंगे वर्ड को, यानी हीमोग्लोबिन शब्द को तोड़ेंगे दो खंड में टूटेगा, एक हीमो दूसरा ग्लोबिन। हीमो एक प्रोटीन होती है, ग्लोबिन मतलब पिगमेंट, पिगमेंट मतलब लाल कलर का है, समझ पा रहे हैं, और ग्लोबिन प्रोटीन मतलब कि इस तरीके से हीमोग्लोबिन बना होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा होता है। कहने का मतलब ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लिख लेना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का क्या करने का काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट भी करते जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप क्या करना है, नोट करते जाना है। तो हमने बताया कि जो भी श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में तो इस तरीके से प्रश्न जो बनेगा, मानव श्वसन तंत्र बनेगा तो आप छाप देना है, ये वाला फिगर आपको छापते जाना है। इसके अलावा जो आपका पेपर में प्रश्न बनेगा, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर बनेगा। इसके अलावा जो प्रश्न आपके पेपर में बनता है वो विसरण की प्रक्रिया से बनता है, यानी किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसीय विनिमय कैसे होता है, वहाँ से क्या होता है आपके पेपर में प्रश्न बन रहा होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ध्यान देना स्टूडेंट, ये आपके पेपर में ऐसा कभी नहीं होता कि ये प्रश्न पेपर में ना आया, हर साल ये पेपर में आने की इसकी संभावना बरकरार रहती है। तो इस प्रश्न को हम अच्छे से करने वाले हैं। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की। तो आपको पता है जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। यानी कि मानव के दिल में कितना कमरा होता है, 4 कमरा होता है। 4 कमरा यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये, एक कमरा ये, मतलब टोटल 4 कमरा। इसको हम दाएं तरफ को बोल रहे हैं, दाएं तरफ बोल रहे हैं दायां भाग, बायां तरफ बोल रहे हैं बायां भाग। तो ऊपर की तरफ दोनों भाग क्या कहलाता है, अलिंद कहलाता है, और नीचे वाला दोनों भाग क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। तो जो अलिंद जो है अगर दाहिनी तरफ होगा तो उसे दायां अलिंद कहेंगे, और अगर अलिंद बाईं तरफ होगा तो उसे बायां अलिंद कहेंगे। सेम वही चीज़, जैसे निलय जब दाहिनी तरफ होगा तो दायां निलय कहेंगे, और बाईं तरफ जब निलय होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बायां निलय कहा करते हैं, उसे हम बायां निलय कहेंगे। समझ पा रहे हो। जब भी हार्ट का चित्र, जब भी हार्ट का फिगर आपके पेपर में आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको हार्ट का डायग्राम बना देना है। समझ पा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, हमने आपको सिखाया भी है, यहाँ बनाया भी है। आई होप आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरीके से क्या करना है, आपको हार्ट का डायग्राम बना लेना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरीके से क्या करना है, आपको हार्ट का डायग्राम बना लेना है। समझ पा रहे हैं, हार्ट का डायग्राम 1-2 बार इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो। समझ पा रहे हो, पेपर में पूछा जाएगा हार्ट का फिगर, समझ पा रहे हो। और यहाँ से इस तरीके से हम सिंपल सा इस तरीके से इधर बाइक स्पीड, ट्राइक स्पीड इधर हो जाएगा, इधर बाइक स्पीड हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से एकदम सरल भाषा में और इस तरीके से इसकी मेम्ब्रेन भी बना देनी है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये इग्नोर नहीं करना है। ह्यूमन हार्ट से प्रश्न आपके पेपर में बनने की बरकरार संभावना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो अग्र महाशिरा है, यानी कि जिसको हम अग्र महाशिरा यानी कि जिसको हम वेना केवा भी कहते हैं, जो अग्र महाशिरा, और यहाँ पे क्या है, पश्च महाशिरा। समझ पा रहे हैं, जो अग्र महाशिरा है, जो पश्च महाशिरा है, ये क्या करते हैं, अशुद्ध खून को लेकर हृदय के अंदर आते हैं। जो भी अशुद्ध खून होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको कहाँ लेके आते हैं, ध्यान देना, उसको कहाँ लेके आते हैं, जो अशुद्ध खून होता है इसको कहाँ लेके आते हैं, इस तरीके से हार्ट के अंदर लेके आ रहे होते हैं। जब हार्ट के अंदर ब्लड आ जाता है, जब अशुद्ध खून आ जाता है तो दाएं अलिंद में पहली बार आता है। दाएं अलिंद का जो यहाँ पे एक पार्ट दिखाए हैं SA नोड, ध्यान देना, यहाँ पे जो SA नोड होता है इसका बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम होता है। यही SA नोड क्या करता है, जिसको हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। ये क्या होता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट को धड़कवाने में जो हृदय संकुचन की प्रक्रिया करता है उसमें मदद कौन करता है, SA नोड। यानी कि SA नोड क्या करता है, समझ पा रहे हैं, SA नोड क्या करवाता है, हृदय को कंट्रैक्ट करवाता है, हृदय को अनुशीतलन शीतलन करवाता है। समझ पा रहे हो, यानी कि हृदय के जो अलिंद वाले भाग है इसमें क्या कर देगा, विद्युत विभव उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा, विद्युत विभव उत्पन्न कर देगा। अब जो विद्युत विभव
अपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में यानी कि अलिंद वाले भाग में जो भी विद्युत विभव उत्पन्न होगा, इस विद्युत विभव के कारण जो ऊपर वाला भाग हृदय का है ये पचक जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सारा का सारा जो खून होगा, सारा का सारा ब्लड होगा, ये निलय में भाग आएगा, निलय में चला आएगा। इधर से ब्लड कहाँ पे जाएगा शुद्ध होने के लिए? शुद्ध होने के लिए यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ जाएगा शुद्ध होने के लिए? हमारे कहाँ जाएगा? फेफड़े में। जब फेफड़े में खून शुद्ध हो जाएगा तो फेफड़े में खून शुद्ध होने के बाद फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन के माध्यम से कहाँ पे आ जाता है? पल्मोनरी सिरा के माध्यम से कहाँ पे आ जाता है? इस तरीके से शुद्ध खून आपके बाएं अलिंद में आ जाता है। इस तरीके से कहाँ आ जाता है? बाएं अलिंद में आ जाता है। जब ये बाएं अलिंद में आ जाता है तो बाएं अलिंद से कहाँ पे जाता है? द्विबलनी कपाट के जरिए कहाँ जाता है? बाएं निलय में चला जाता है। और यह बाएं निलय से फिर जब हृदय धड़कता है, फिर जब हृदय पिचकता है, समझ पा रहे हो, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कहाँ जाता है? ये महाधमनी से होते हुए, ये महाधमनी से होते हुए कहाँ चला जाएगा? पूरे शरीर में जिसको जिसको खून चाहिए होगा, किडनी को चाहिए होगा खून, फेफड़े को चाहिए होगा खून, जितने भी अंग है, ब्रेन को चाहिए होगा, जितने भी बॉडी के पार्ट है, सभी को शुद्ध खून महाधमनी से ही मिलता है। आप इसको जानते रहेंगे। तो आई होप आपको इतनी बातें यहाँ पर क्लियर समझ में आई होंगी। क्या समझ में आई होंगी? कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में ब्लड का पंपिंग सिस्टम कैसा होता है। और एक बात यहाँ पे आपको बता दें, जो बीपी होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, यानी कितना होता है? 120/80 होता है। 120 क्या होता है? सिस्टोल होता है, और 80 क्या होता है आपका? डायास्टोल होता है। सिस्टोल बटे डायास्टोल। सिस्टोल मतलब जब पिचकता है, समझ पा रहे हो? जब पिचकता है हृदय, जब इस तरीके से पिचक दिया जाता है, जब समझ रहे हो, जो कंट्रैक्ट होता है, दैट इज द कंट्रक्शन ऑफ हार्ट। जब हृदय कंट्रैक्ट करता है, जब हृदय संकुचित होता है, इसे हम सिस्टोल कहते हैं। और जब हृदय आपका क्या करता है? जब फैलता है उसे हम डायस्टोल कहते हैं। तो जब पचकता है उसे हम सिस्टोल कह रहे हैं, जब फैल रहा है उसे डायस्टोल कह रहे हैं। और मात्रा कितनी है? 120 किसकी है? सिस्टोल की। और डायस्टोल की 80 होती है, 120/80, जिसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। ईसीजी का फुल फॉर्म जानते रहेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ध्यान से देखना, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे फिर क्या कहानी बनती है? आगे यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? हृदय से धमनी और शिरा में अंतर पूछा जा सकता है। ध्यान से देखेंगे, धमनी और शिरा में अंतर पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से सिखा दें आप, ताकि कभी न भूलो। धमनी मतलब कि थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है, बहुत सुंदर सा ट्रिक। जैसे धा से धमनी होता है, धा से क्या होता है? धमनी, और धा से होता है धनी। धा से धमनी, धा से धनी। धनी मतलब कि जिसके पास खूब रुपया पैसा है, जिसके पास, समझ पा रहे हो, जो ज़्यादा धनी है, जो ज़्यादा धनी है। अब भैया जो ज़्यादा धनी होंगे, कहने का मतलब उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो शुद्ध होंगे। समझ पा रहे हो? वो क्या होंगे? शुद्ध होंगे। शुद्ध मतलब अच्छा कपड़ा वपड़ा पहनेंगे। एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको हम अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिरा में उसका तो उल्टा हो ही जाएगा। तो धमनी में धा से धमनी, धा से शुद्ध, यानी कि धमनी में कौन सा खून बहेगा? शुद्ध खून बहेगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, धा से धमनी, धा से शुद्ध, धमनी में कौन सा खून बह रहा है? शुद्ध खून बहेगा। जबकि शिरा में जो खून बहता है ये हमेशा अशुद्ध खून इसमें बहता है। इसके अलावा जो धमनी होती है, ये धमनी कैसी होती है? ये धमनी आपकी मोटी होती है। धमनियाँ मोटी होती हैं। जैसे अगर हाथ में धमनी देखें तो धमनी एकदम अंदर की तरफ है। ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रही है ये सब क्या है? वेन है ऊपर की तरफ, लेकिन धमनी एकदम अंदर है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब कि शिरा क्या होती हैं? पतली होगी। शिरा क्या होगी? तब पतली होगी। इसके अलावा और बाकी भी अंतर है, तो आप इसको जान लेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके हार्ट में यहाँ पर जैसे अपर पे कंट्रक्शन करवा रहा है ऐसे नोड, तो यहाँ पे और होता है AB नोड भी होता है। तो आप भी उसको जानते रहेंगे, लेकिन आपके लेवल का उतना है नहीं, लेकिन तब भी जान लो। यहाँ पर होता है एक और नोड, जिसको हम बोलते हैं AB नोड कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो इस तरीके से बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं इसको? हम पुरकिंजे फाइबर के नाम से
जाना करते हैं। किस नाम से जाना करते हैं? इसको हम पुरकिंजे फाइबर के नाम से जाना करते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आए होंगी हार्ट में, जो कि हार्ट आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है। आपको फिगर काफ़ी अच्छे से सुंदर तरीके से बना लेना है, और जो कि हमने काफ़ी सरल तरीके से जितना भी चित्र देने का प्रयास किया है, इसको हमने खुद अपने हाथों से बनाया है और काफ़ी सरल तरीके से बनाने का प्रयास किया है। आई होप स्टूडेंट आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। आगे हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि मानव उत्सर्जी तंत्र और मानव उत्सर्जन तंत्र। आपके पेपर में कल यहाँ से पक्का प्रश्न छपेगा। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए आएगा, अथवा मानव वृक्क की आंतरिक संरचना बनाने के लिए आएगा, अथवा जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए विस्तार से। ध्यान से देखना, ये लघुत्तरी के अलावा ये दीर्घोत्तरी में भी प्रश्न बन सकता है। समझ पा रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सभी बातें अच्छे से समझ पाएंगी। यानी कि वृक्क नलिका की संरचना, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, आपको सब समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखते जाना है। समझ रहे हो? तो भी स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहला वाला पार्ट, यानी कि फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर, यानी कि स्केलेटल सिस्टम अगर पूछे, उत्सर्जी तंत्र पूछे, तो आपको ये वाला फिगर क्या करना है, बना देना है। देखो कैसे बनाओगे आप फिगर, सिंपल सा इस तरीके से 2 किडनी बीन शेप का, सेम के बीच के आकार का हमने इस तरीके से बना दिया है। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से क्या है, जो महाधमनी है ये क्या कर रहा है कि हार्ट से, ध्यान से देखना, अभी हमने बताया था जो महाधमनी होता है वो क्या करता है, वो अपना जो ब्लड होता है उस पूरे अंग को, यानी कि ऑक्सीजनेट ब्लड क्या कर रहा होता है, भेज रहा होता है। तो महाधमनी से ही ये जो खून आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ध्यान देना। ये महाधमनी से जो भी ब्लड है ये किधर से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। ध्यान देना, ये यानी कि फ्रॉम हार्ट, ये कहाँ से भेजा जा रहा है, हार्ट से। जो हृदय है, हृदय से ब्लड को भेजा जा रहा है कहाँ पर, महाधमनी से कहाँ पे आ रहा है, किडनी के अंदर आ रहा है, किडनी के अंदर आ रहा है। यहाँ पर किडनी के अंदर इस तरीके से खून आ रहा है। जब किडनी के अंदर से खून छन जाएगा, जब किडनी के अंदर से खून को फिल्टर कर दिया जाएगा, जब यहाँ से खून फिल्टर हो जाएगा, तब ये होता है इसके माध्यम से, यानी कि महाशिरा के माध्यम से क्या होता है, ये खून बाहर चला जाता है। ध्यान से देखो, फिर से समझ लो, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनाया है कि जो महाधमनी है ये खून को लेके आ रहा है कहाँ पर, किडनी के अंदर लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है? ताकि खून जो हो छन जाए अच्छे से, ताकि खून फिल्टर हो पाए। समझ रहे हो? फिर आगे फिल्टर कर देने के बाद जो खून को वापस ले जाना होता है, तो यहाँ पर हमने बनाया है, ये वापस जो ले जाना होता है इस कलर से, नीले कलर से, ब्लू कलर से, इसको हम महाशिरा कहते हैं। तो महाशिरा के माध्यम से वापस चला जाता है खून। तो आगे इस किडनी में यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 इस तरीके से क्या निकले होते हैं, आपके यूरेटर निकले होते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको मूत्राशय नहीं बोलते हैं, इसको याद रखना, इसको हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं। इसको हम मूत्र नली भी कह सकते हैं, ध्यान देना। इसको हम एक नाम से और जान सकते हैं, इसको हम मूत्र नली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम मूत्र नली भी कह सकते हैं। ये जो मूत्र नली होती है, जिसको मूत्राशय कह रहे हैं, समझ रहे हैं, मूत्र नली यानी कि मूत्रवाहिनी जिसको हम कह रहे हैं, तो ये जो मूत्र नली है ये कहाँ खुल रहा होता है, मूत्राशय के अंदर खुल रहा होता है। कहाँ खुल रहा होता है? मूत्राशय के अंदर इस तरीके से खुल जाया करता है। जब ये मूत्राशय के अंदर खुल जाता है, फिर क्या होता है कि आगे चल कर के ये इस तरीके से सारा का सारा जो मूत्र होता है, ध्यान देना, जो सारा का सारा मूत्र होता है वो कहाँ भर जाता है, मूत्राशय में, यानी जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। जब सारा का सारा मूत्र यहाँ भर जाएगा, फिर मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, इसमें जो मूत्र बाहर निकलता है तो इसमें स्फिंक्टर कुछ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके लेवल का बात नहीं, लेकिन आप जान लो, ज़रूरी है। ये बाह्य इसको बोलते हैं, एक तो स्फिंक्टर होता है आंतरिक स्फिंक्टर, एक होता है आंतरिक, एक होता है आंतरिक, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य, एक होता है
कौन सा, बाह्य, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। तो कहने का मतलब कि ये जो स्फिंक्टर होता है, बाहरी स्फिंक्टर के जरिए हम मूत्र को बाहर कर देते हैं, मूत्र को बाहर निकाल पाते हैं। जो आंतरिक वाला होता है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप जानते रहेंगे। आंतरिक स्फिंक्टर जो होता है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल, मतलब कि ये हम अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। ये हमारी बॉडी खुद कहेगी, जब मूत्र भर जाएगा तो खुद कहेगी बाहर निकालो जल्दी, खुद कहेगी। तो इसके अलावा जो आगे वाला बाह्य वाला होता है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, तभी तो हम मूत्र काफ़ी समय तक दाबे रहते हैं। तो इसी की वजह से दाब पाते हैं, याद रखे रहना, बाह्य स्फिंक्टर जिसको कह रहे हैं। फिर जानकारी के लिए आपको हम बता रहे हैं, तो मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है इस तरीके से। आगे इसमें हम थोड़ा सा, जब ये जो किडनी है, यानी कि यहाँ पे जो किडनी देख पा रहे हैं, अगर हम इस किडनी को जब जूम करके देखते हैं, ध्यान देना, ये जो किडनी है, अगर इस किडनी को हम जूम करके देखें तो इसमें बहुत ही ज़रूरी संरचना दिखाई देती है। ध्यान देना, इसकी आंतरिक संरचना को अगर हम डिटेल में थोड़ा सा इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट के देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें खास बात क्या होता है कि किडनी के बाहर की तरफ, किडनी के बाहरी जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। किडनी के बाहर की स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। और अंदर की तरफ क्या होता है, मेडुला होता है। अंदर की तरफ क्या होता है, मेडुला होता है। यानी कि बाहर की तरफ क्या है, कॉर्टेक्स है, बाहर की तरफ देख पा रहे हैं, जो जोन देख पा रहे हैं ना, कॉर्टेक्स है। और अंदर की तरफ यहाँ पे थोड़ा हाइपोथेटिकल अगर लाइन ड्रा करें, तो ये अंदर की तरफ जो देख पा रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। हमेशा ध्यान देना, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, मेडुला होता है। और इसी मेडुला में बहुत सारा इस तरीके से क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड होता है। इसी मेडुला में काफ़ी सारा क्या होता है, हमारा मेडुलरी पिरामिड होता है। जो मेडुलरी पिरामिड होता है, ये आगे चल कर के रीनल पेल्विस में खुल रहा होता है। और यही रीनल पेल्विस मूत्र बनाने के बाद किस में भेज देता है, मूत्र को इस मूत्र वाहिनी में भेज करके बाहर निकाल दिया जाता है सारा का सारा मूत्र। एक बात यहाँ पे और आपको बतानी है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे आप, तो यहाँ पे एक बात हमने आपको थोड़ा सा बताने में, आप शायद नहीं इसको हमने बताया, तो यहाँ पर देख लो, ये जो इस तरीके से जा रहा है, क्या जा रहा है, महाधमनी किडनी के अंदर जब जाता है, इसको रीनल आर्टरी कहते हैं। ध्यान देना, इसको रीनल आर्टरी, यानी कि महाधमनी से होकर जा रहा है, तो उसको रीनल आर्टरी कहते हैं। और ये जो रीनल आर्टरी के द्वारा ही हमने बताया कि जो खून है, जो ब्लड है, समझ पा रहे हो, जो ब्लड है, जो पानी है, सारा का सारा समझ पा रहे हो, वो कहाँ भेजा जा रहा है, इसी रीनल वेन के जरिए किडनी के अंदर भेजा जाता है। और एक बात, रीनल आर्टरी के जरिए जब इसके अंदर भेज दिया जाता है, तो रीनल वेन के द्वारा छान देने के बाद वापस इसको भेजा जा रहा था। याद रखेंगे, इसको हम रीनल वेन कह रहे हैं, इसको रीनल आर्टरी कह रहे हैं। और यही किडनी जो है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं। और किडनी कहाँ होता है, तो आप एक बात यहाँ पे जानते रहेंगे, किडनी कहाँ होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बगल में, मतलब समझ पा रहे, उदर गुहा के बाएं पृष्ठ के नीचे, एकदम सिंपल भाषा में अगर समझना चाहो तो आप इसको समझ ले सकते हैं। उदर गुहा के बाएं पृष्ठ के नीचे, समझ पा रहे हो, किडनी स्थित होता है। उदर गुहा के बाएं पृष्ठ के नीचे किडनी प्रेजेंट होता है। दो इस तरीके से, किस रंग का होता है, चॉकलेटी कलर का, इस वजह से हमने इसको चॉकलेटी कलर में बनाया है। और एक बात यहाँ पर आपको जाननी जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, यहाँ पर फोकस करेंगे थोड़ा सा, हम इसको यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक इस तरीके से हम बनाते हैं, इस तरीके से जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में यहाँ पर इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से होते हुए कहाँ पर घुस रहा होता है, ये होते हुए आपके इस तरीके से पिरामिड में घुसता है, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और मेडुलरी पिरामिड से होते हुए फिर से इस तरीके से कहाँ जाता है, कॉर्टेक्स वाले भाग में जाता है। फिर कॉर्टेक्स से होते हुए फिर इस तरीके से काफ़ी सारी टेढ़ी मेढ़ी नली होती है। और ये टेढ़ी मेढ़ी नली इस तरीके से कहाँ खुल जाता है, इस तरीके से आपके अंदर खुल जाता है। और यहाँ पे खुलते खुलते आगे चल के कहाँ खुलता है, ये कहाँ खुलता है, रीनल पेल्विस में खुल जाता है।
कहने का मतलब ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा किया, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि नेफ्रॉन का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, वृक्काणु कहते हैं नेफ्रॉन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये जो नेफ्रॉन होता है, ध्यान से देखना, लगभग एक किडनी में इसकी संख्या कितनी होती है, ध्यान से देखना, ये लगभग कितना होता है, ये लगभग 1 मिलियन के आसपास होता है। 1 मिलियन के आसपास होता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख के आसपास, याद रखेंगे 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। यानी कि 10 लाख जो होता है आपका, ये नेफ्रॉन होता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, कितना ज़्यादा अमाउंट है किसका, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, तब जाके आपको मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको स्टूडेंट मज़ा आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट करके भी पूछ लेना। हम देखते हैं आगे के स्ट्रक्चर के बारे में। कहने का मतलब यहाँ पर जो हमने नेफ्रॉन यहाँ पे देखा, हमने बताया 1 मिलियन लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। इसी नेफ्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं। ध्यान से देखना, आपको एक एक करके तसल्ली से देखते जाओ, सब समझ में आता जाएगा। ये जो नेफ्रॉन है, इसको जब हम अंदर की तरफ झांकते हैं, जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पर आपको नेफ्रॉन इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ध्यान देना, ये नेफ्रॉन बहुत सारा है। हमने एक नेफ्रॉन को चिमटी से निकाल के देख रहे हैं, एक नेफ्रॉन उसमें से निकाल रहे हैं। कितने में से, 10 लाख में से एक नेफ्रॉन निकाल के देख रहे हैं। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा अमाउंट है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। एक बात यहाँ पर आप लोग गौर करना, यहीं पर आपको थोड़ा सा हम समझा दें ये बात, कि ये जो आप आई होप गौर करके देख पा रहे होंगे कि ये जो नेफ्रॉन है, ये आधा भाग कहाँ पे है, आधा भाग कॉर्टेक्स रीजन में है। आधा भाग कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में है। यानी कि जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, आधा भाग तो नेफ्रॉन का इसमें है, और आधा भाग किसके अंदर घुसा हुआ है, अभी हमने बताया था किसके अंदर घुसा हुआ है, मेडुला के अंदर घुसा हुआ है। तो नेफ्रॉन के वह भाग जो कॉर्टेक्स में होता है, उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन का वह भाग जो कहाँ होता है, मेडुला के अंदर घुसा होता है, उसे हम मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जो मेडुला में घुसा होगा और जो कॉर्टेक्स में होगा, वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। वो क्या होगा, आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप जान लो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप जानते रहेंगे। तो कहने का मतलब, अगर हम इस चीज़ को यहाँ से, अगर हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रा करें, यहाँ पर इस तरीके से अगर हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रा करके समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ यानी किडनी के बाहर की तरफ वाले भाग को हम क्या बोल रहे थे, कॉर्टेक्स कह रहे थे। क्या कह रहे थे, इसको हम कॉर्टेक्स कह रहे थे। और अंदर वाले भाग को क्या कह रहे थे, अंदर वाले भाग को हम मेडुला कह रहे थे। क्या नाम दे रहे थे अंदर वाले भाग को, मेडुला। हिंदी में भी यही मेडुला कहते हैं। तो इसको अब हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्या चीज़ कैसे होता है। यहाँ पर ये बात हम एकदम कन्फर्म करके, क्लियर करके चलते हैं। देखो, इसको यहाँ हम समझते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, पहले तो स्ट्रक्चर के जो नाम है उसको आपको पहले हम समझा दें, इसके स्ट्रक्चर में क्या खास बात है, तब जाकर हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को भी समझ रहे होंगे। ध्यान से यहाँ पर क्लियर करके समझते जाओ, एक एक करके ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, कि जो अफरेंट आर्टियोल होता है, ध्यान से देखना, इसको हमने हिंदी में लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको दिक्कत परेशानी कुछ ना हो। तो ये चीज़ आपको समझना है। ये जो अफरेंट आर्टियोल होता है, इस अफरेंट आर्टियोल से जो भी ब्लड होता है, ध्यान देना, इस अफरेंट आर्टियोल से जो भी ब्लड होता है वो कहाँ भेजा जाता है, वो आपका यहाँ पर इस तरीके से क्या किया जाता है, भेजा जा रहा होता है। जो भी हमने फिर से बता दें, जो अफरेंट आर्टियोल से ब्लड होता है, ये इस तरीके से यहाँ भेजा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे रुधिर वाहिनी का एक गुच्छा होता है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरी रुधिर वाहिनी का एक गुच्छा होता है। और उस गुच्छे को बोलते हैं, उस गुच्छे को, जो रुधिर वाहिनी का बहुत सारा जो गुच्छा होता है, देख पा रहे हैं, उस गुच्छे को क्या कहते हैं, हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस के नाम से क्या करते हैं, जान रहे होते हैं।
और आगे चल कर के यहाँ से एक नली और खुलती है। इस नली को हम क्या नाम से जानते हैं? इफरेंट आर्टियोल कहते हैं। इस नली को क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टियोल कहा करते हैं। यहाँ पे आगे देखना कि जो आपका आगे की तरफ यहाँ पे इफरेंट आर्टियोल जो होता है ये आगे की तरफ इस तरीके से निकल रहा होता है। ध्यान से देखना, ये इफरेंट आर्टियोल आगे की तरफ इस तरीके से क्या होता है? डिवाइडेड होता है। और डिवाइडेड विच मीन्स कि इफरेंट आर्टियोल जो होता है इस तरीके से बहुत सारा पतला पतला ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, जिसको हम वाट्सा रेक्टा भी आगे कह देंगे। इस तरीके से ये क्या होता है? इस तरीके से ये निकला होता है। आई होप आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा। इसको हमने नहीं बनाया था तो अभी इसको हम बना के चलते हैं, जिससे आपको इतनी बातें क्या हो, कन्फर्म समझ में आ जाए। इस तरीके से काफ़ी सारा ब्रांचेज निकला होता है। ध्यान से देखना, इस तरीके से काफ़ी सारा क्या होता है? ब्रांचेज निकला होता है। और चारों तरफ किसको घेरा होता है? इस तरीके से आपके नेफ्रॉन के जो भी भाग हैं उनको घेरे रहता है। यहाँ पर हम समझते हैं, ध्यान से देखेंगे, शुरुआती अवस्था में इस तरीके से कैप्सूल जैसी संरचना दिख रही है। इस कैप्सूल जैसी संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट, यानी कि इंग्लिश में बोमेन कैप्सूल के नाम से जाना करते हैं। ये जो बोमेन संपुट होता है, ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये आगे चल करके एक टेढ़ी मेढ़ी नली में खुलती है। ध्यान देना, ये जो बोमेन संपुट होता है ये आगे चल करके एक टेढ़ी सी नली में खुल रही होती है। इसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ध्यान देना, इसको हम बोल रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, मतलब कि बहुत ही समीप स्थित है। किसके? बोमेन कैप्सूल के, बोमेन संपुट के बहुत ही ज़्यादा समीप है। तो समीप होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ा है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम PCT भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PCT, यानी कि P मतलब प्रॉक्सिमल, C मतलब कन्वॉल्यूटेड, T मतलब ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब टेढ़ी मेढ़ी, कन्वॉल्यूटेड मतलब एकदम टेढ़ी मेढ़ी है, प्रॉक्सिमल मतलब पास में, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब के जैसा। इस वजह से इसको इंग्लिश में हम प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि PCT भी कहा करते हैं। अब देखो, आगे की तरफ जो PCT होता है ये कहाँ जा रहा होता है? इस तरीके से आरोही नलिका में जा रहा होता है। आरोही नलिका को हम बोलते हैं, आरोही नलिका मतलब डिसेंडिंग लिम्ब। जैसे जो होता है डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, जैसे नीचे की तरफ जब जाता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहा करते हैं। और ऊपर की तरफ जब चढ़ेगा इसको अवरोही नलिका। अवरोही मतलब ऊपर की तरफ जाना, समझ पा रहे हो? आरोही मतलब घटना, समझ पा रहे हो? यानी कि नीचे की तरफ जाना। अवरोही मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में असेंडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। असेंडिंग मतलब जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से होते हुए इस तरीके से ये कहाँ जा रहा है? असेंडिंग लिम्ब में। और असेंडिंग लिम्ब से ये जो टेढ़ा हुआ लूप के जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसका नाम हम क्या बोल रहे हैं? जो लूप के जैसा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, आई होप, ये जो लूप के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यानी कि लूप के जैसा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहा करते हैं। अब जो लूप ऑफ हेनले होता है ये आगे चल करके इस तरीके से क्या होता है? ये आगे चल करके एक टेढ़ी मेढ़ी नलिका में डिवाइड होता है। जो कि दूर वाली नलिका है इसको बोल रहे हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। जो समीप थी इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका बोला था, और जो दूर है इसको क्या बोल रहे हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका, यानी कि DCT शॉर्ट का फॉर्म में बोल रहे थे, जबकि उसको हम PCT बोला था। लेकिन इसको बोल रहे हैं DCT, मीन्स डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूर है ना, तो इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कह रहे हैं। और ये आगे चल करके नलिका जो दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम DCT बोल रहे हैं, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये किस में खुल रहा होता है? ये इस तरीके से आपके किस में खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम संग्रह नलिका बोलते हैं। और संग्रह नलिका आगे चल करके जो होता है रीनल पेल्विस में खुल करके, और आगे चल करके ये किस में खुल जाता है? यूरेटर में। रीनल पेल्विस का मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस में खुल जाता है। और रीनल पेल्विस से फिर मूत्रवाहिनी यानी मूत्र नली, जिसको हम यूरेटर कह रहे हैं, वहाँ पर खुल जाता है मूत्र नली में। फिर मूत्र नली से मूत्राशय में आ जाएगा, फिर मूत्र बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर मूत्र क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात बतानी बाकी है कि
यहाँ पर ये जो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे स्ट्रक्चर में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका भी नाम जान लो, इसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वासा रेक्टा कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। बहुत सारे नली आपस में लपेटा हुआ है, इसको वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात आप कंफर्म करते जाओ कि जो मूत्र का निर्माण होता है कैसे होता है। थोड़ा सा आपको ये प्रक्रिया हम समझा देते हैं, कैसे छनता है खून कैसे छनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो आपका इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, जो अफरेंट आर्टेरियोल होता है, यहाँ से जो ब्लड होता है इस तरीके से फिल्टर से इस तरीके से आता है। कहाँ आता है? ग्लोमेरुलस में, जो गुच्छे जैसी संरचना है, और यहाँ से फिल्टर होता है। क्यों फिल्टर होता है? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। और एक बात, खून जो फिल्टर हो रहा है, जो खून फिल्टर हो रहा है, ध्यान से देख लो, जो भी खून फिल्टर हो रहा है, तो आपको पता है ब्लड के दो घटक होते हैं। एक होता है ब्लड में, ध्यान से देखना, एक होता है ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है, जो पानी वाला भाग होता है, जो कि 45% होता है। इसके बाद जो प्लाज्मा होता है 55% होता है, ध्यान देना है 55% होता है। बाकी 45% क्या होता है? आपका ब्लड कार्पसल्स होता है। क्या होता है? ब्लड कार्पसल्स हैं, रुधिरवाहिनियाँ, रुधिरवाहिनी ब्लड कार्पसल्स में, जिसमें आरबीसी आता है और क्या आता है? डब्ल्यूबीसी, और क्या आता है? प्लेटलेट्स आता है। तो कहने का मतलब, ना तो आरबीसी, ना तो डब्ल्यूबीसी, ना तो प्लेटलेट्स, ये सब नहीं फिल्टर हो पाते, ये नहीं छन पाते हैं। ध्यान देना, ये इसी में रह जाते हैं, क्योंकि ये बड़े मालिक्यूल है, बड़े पार्टिकल है, तो ये नहीं, केवल प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। आप ये बात दिमाग में रख लेना, केवल प्लाज्मा को छाना जाता है। और प्लाज्मा को भी किसको? प्लाज्मा में जितने भी चीज़ें सबको छान दिया जाता है, केवल प्रोटीन को छोड़कर। ध्यान देना, केवल प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उनको छोड़ करके, क्योंकि प्रोटीन, जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, वो नहीं छन पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा छेद होता है। इस छेद के माध्यम से यहाँ से जो भी कंटेंट होता है उसको छाना जाता है, और छानने के बाद इसको कहाँ भेज दिया जाएगा? छानने के बाद इसमें भेज दिया जाएगा, इस कैप्सूल में, इस संपुट में, जिस संपुट को हम क्या नाम दे रहे हैं? बोमेन संपुट। अब जो बोमेन संपुट होता है, यहाँ से होते हुए फिर कहाँ पहुँचता है? जो छना हुआ पदार्थ होता है, जो छना हुआ फिल्ट्रेट होता है, ये हमारा पहुँचता है आपके पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंच जाता है। और यहाँ से छनते हुए, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से छनते हुए फिर कहाँ जाता है? आरोही नलिका, जिसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। फिर डिसेंडिंग लिम्ब से कहाँ से जाता है? असेंडिंग लिम्ब, यानी कि अवरोही नलिका। और ये अवरोही नलिका से होते हुए कहाँ जाता है? इस तरीके से डीसीटी, जिसको दूरस्थ खंडित नलिका बोल रहे हैं, दूरस्थ कुंडित नलिका। और दूरस्थ कुंडित नलिका से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा? इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम संग्रहित नलिका बोल रहे हैं। और ये संग्रहित नलिका से कहाँ पे चला जाता है? आपके ध्यान से देखेंगे, ये संग्रहित नलिका से आपके कहाँ पे चला जाता है? रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से छान के इस तरीके से मूत्रवाहिनी में बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान देना, एक बात यहाँ पे आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको ध्यान से सुन लो, कि एक दिन में, ध्यान देना, एक बार में यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता है, एक बार में कितना फिल्टर होता है? 125 ml, इसको जीएफआर बोलते हैं। तो आपके लिए इतना तो नहीं, आप जानते रहेंगे, लेकिन एक दिन में आपको ये बात बता दें, एक दिन में एक सामान्य व्यक्ति, ध्यान देना, एक दिन में एक सामान्य व्यक्ति का जो किडनी होता है, दोनों किडनी जो होता है, एक दिन में एक सामान्य व्यक्ति का दोनों किडनी लगभग 180 लीटर, ध्यान देना, 180 लीटर क्या करता है? फिल्टर बनाता है। सोचो 180 लीटर कितना ज़्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेट बनाता है। अगर यहाँ पे एक दिमाग लगाओ, 180 लीटर छानता है भैया, 180 लीटर छान रहा होता है, यहाँ से 180 लीटर चीज़ें जो होती हैं छन जाती है। अब 180 लीटर जो यहाँ पे छन जाता है, छनने के बाद यहाँ पर कहानी आपको बतानी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देख लो फटाक से। हमने बताया कि एक दिन में एक व्यक्ति 180 लीटर के आसपास क्या करता है? खून को छान रहा होता है, ब्लड फिल्टर होता है, मतलब समझो फिल्ट्रेट होता है। तो कुल मिलाकर के निकलता बाहर कितना है? बाहर केवल इसका लगभग
सोचो अगर 180 लीटर निकालना होता बाहर तो क्या होता भैया। 180 लीटर सारा का सारा पानी बाहर से निकल जाता शरीर से, सारा सारा खून सारा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं स्टूडेंट की 180 लीटर खून ही नहीं होता तो 180 लीटर कैसे छान देता है भैया। 180 लीटर छानने का मतलब जो पानी सानी है सब मिला के छान रहा होता है ना, तो टोटल 180 लीटर छानता है। तो छानने के बाद 180 लीटर बाहर नहीं निकलता है। 180 लीटर अगर हमको बाहर निकालना होता तो कहने का मतलब कि भैया हम दिन भर मूत्र ही करते रहते हैं, मूत्र ही त्यागते रहते हैं। तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो उसमें से क्या किया जाता है, जो भी लगभग इसमें से 180 में से लगभग 99% चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ध्यान देना 99% चीज़ें क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित हो जाती हैं। ध्यान से देखना ये क्या हो जाती हैं, 99% चीज़ें अवशोषित हो जाती हैं। और इसमें से लगभग 1% ही क्या होता है, बाहर निकलता है। 1% चीज़ों को बाहर निकाला जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ से छाना कितना जा रहा है, यहाँ से 99% चीज़ें छान रही हैं, जो कि बाहर कितनी निकलती हैं, केवल 1% बाहर निकलता है, 1% बाहर निकलता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए तो 180 में से लगभग एक से, ध्यान देना, लगभग 1.5 लीटर 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर के आसपास मूत्र जो होता है बाहर निकलता है दिन भर में। समझ पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ध्यान देना, हमने बताया कि सारा का सारा मूत्र जो होता है वो सारा का सारा जो फिल्ट्रेट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ध्यान देना, सारा का सारा फिल्ट्रेट होता है, एब्जॉर्ब कैसे एब्जॉर्ब होता है, इंस के द्वारा। पहले पीसीटी में एब्जॉर्बेशन स्टार्ट होता है इस तरीके से। बहुत सारा जो भी भैया कंटेंट होता है, प्रोटीन होता है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सबको धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया जाता है। सारा का सारा जो पानी होता है इस तरीके से एब्जॉर्ब करता चला जाता है, अवशोषित करता चला जाता है। इस तरीके से आपके डिसेंडिंग वाले भाग में, लूप ऑफ हेले वाले भाग में, इस तरीके से आपके असेंडिंग वाले भाग में भी क्या होता है, अवशोषण की प्रक्रिया होती चली जाती है। और यहाँ पे होते होते कहाँ पहुँचता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, यानी कि जिसको हम डीसीटी बोल रहे हैं, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में अवशोषण की प्रक्रिया होती है। और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ मात्रा में जो पानी बचता है उसको भी अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद लास्ट में इसको जो भी गाढ़ा, मतलब कि यहाँ पर पूरे फिल्ट्रेट को क्या कर दिया जाता है, एकदम कंसंट्रेट कर दिया जाता है और सांद्र कर दिया जाता है। यहाँ पे कैसा था, तनु था, तनु मतलब हल्का पानी था, और यहाँ पे गाढ़ा बना दिया जाएगा। लगभग गाढ़ा बनाने के बाद फिर इसको रीनल पेल्विस में भेजा जाएगा, और रीनल पेल्विस में जो यूरिन होगा, जो मूत्र होगा, उसको रीनल पेल्विस से होते हुए कहाँ भेज दिया जाएगा, ये देखो इसमें भेज दिया जाएगा, यूरेटर में। और यूरेटर से क्या होता है, शरीर से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ रहे हो, यूरिन ब्लैडर से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको पूरा लास्ट तक देख करके और डायग्राम बना लेना है। अगर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है तो आप पक्का इसको बना देना, समझ रहे हो। और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ना, इसी में एब्जॉर्प्शन हो करके अवशोषित हो करके यहाँ पर जाता है। उतना ज़्यादा डिटेल में आपके लेवल का नहीं है, जब आप इसके हायर क्लास में जाएंगे तब वहाँ पर आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। देन आज के लिए इतना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ माय डियर स्टूडेंट।